इसमें लेंगे अणुगति सिद्धांत के अनुसार अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों के अणुओं का आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। गैसों के अणुओं का आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। परंतु वांडरवाल ने पाया कि वास्तविक गैसों के अणुओं का आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता है। कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता है। तुलना में नगण्य नहीं होता है। यदि वास्तविक गैसों के अणुओं का कुल आयतन B हो, ये स्मॉल b हो, तो गैसों के अणुओं के लिए कुल उपलब्ध स्थान देखो B ना होकर B माइनस B होता है। B ना होकर B माइनस B होता है। अतः आदर्श गैस समीकरण में B के स्थान पर देखो, ये इस वाले B के स्थान पर B माइनस B होना चाहिए। B के स्थान पर B माइनस B होना चाहिए। फिर लिखेंगे ऐसे, तब संशोधित आयतन बराबर B माइनस B, इतना लिख देंगे बीचों बीच में। तब संशोधित आयतन बराबर B माइनस B। ये पहला संशोधन हो गया है। अब दूसरा संशोधन लिख देंगे, दाब में संशोधन।
देखो भाई इधर इन्होंने बताया कि गैसों के अणु जो है वो पात्र की दीवारों से टकराते हैं और दाब उत्पन्न करते हैं। ठीक है जी, अणुगति सिद्धांत में बताया कि गैसों के अणु जो है वो पात्र की दीवारों से टकराते हैं और दाब उत्पन्न करते हैं, और गैसों के अणुओं के मध्य कोई बल कार्य नहीं करता है। ये अणुगति सिद्धांत ने बताया था। वान डर वाल आए, उन्होंने बोला कि आदर्श गैसों के लिए होगा कि उन अणुओं के मध्य कोई बल कार्य नहीं करता, लेकिन वास्तविक गैसों में तो करता है। अब वास्तविक गैसों में करता है क्या कि जो अणु बीचों बीच में होगा उस पर तो इधर से भी बल कार्य कर रहा होगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों ओर से खींच रहा होगा, तो परिणामी बल तो शून्य हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो अणु दीवार के निकट होता है, दीवार के निकट होता है, उस पर चारों ओर से बल कार्य नहीं करता, उस पर तीन ओर से बल कार्य करता है। अब सोचो कि कोई व्यक्ति जो है वो इस दीवार पर P दाब लगा रहा है, P मतलब 50 दाब लगा रहा है इधर आदर्श गैस समीकरण के अनुसार। अब वो दीवार को ढकेला 50 के दाब से, पीछे से एक व्यक्ति आया, उसने इसे पीछे को खींच लिया, जैसे कॉलर पकड़ खींच लिया, 50 दाब लगा पाएगा? फिर वो क्या करेगा? ज़्यादा कम कर देगा। फिर वो क्या करेगा? 50 के स्थान पर फिर वो 40 दाब लगेगा। तो असलियत में दाब जो लग रहा होगा आदर्श गैस समीकरण में जो PV बराबर RT है उसमें बताया गया कि 50 लग रहा है, लेकिन असलियत में कितना लग रहा है? 40 लग रहा है। अगर 40 लग रहा होगा तो फिर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड का नहीं होगी, फिर तो कम हो गई। तो फिर इसे बराबर करने के लिए इसमें एक अतिरिक्त दाब जोड़ा जाता है, अतिरिक्त दाब जोड़ा जाता है, इसे ही संशोधित दाब कहते हैं। अब बराबर हो जाएगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे अणुओं पर परिणामी बल शून्य नहीं होता है। जो पात्र की दीवारों के निकट होते हैं उन पर परिणामी बल शून्य नहीं होता है, बीच वालों पर तो होता है, लेकिन हर किसी पर शून्य नहीं होता है। उसमें दाब में कुछ कमी आ जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए आदर्श गैस समीकरण के दाब में एक अतिरिक्त दाब जोड़ना पड़ता है, इसे संशोधित दाब कहते हैं। ठीक है जी, और इस P का मान सोल्व करेंगे फिर बाद में। तो अभी जो है ये वाला चित्र बना लेंगे। अणुगति सिद्धांत के अनुसार, अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है, परंतु वास्तविक गैसों में यह पाया गया कि गैसों के अणुओं के मध्य अंतराआण्विक आकर्षण बल कार्य करता है। अंतराआण्विक आकर्षण बल कार्य करता है। वे अणु जो पात्र के मध्य उपस्थित होते हैं, पात्र के मध्य उपस्थित होते हैं, उन पर परिणामी बल शून्य होता है। परिणामी बल शून्य होता है,
परिणामी बल शून्य होता है, परंतु वे अणु जो पात्र की दीवारों के निकट होते हैं, वे अणु जो पात्र की दीवारों के निकट होते हैं, उन पर परिणामी बल शून्य नहीं होता है। उन पर परिणामी बल शून्य नहीं होता है। नहीं होता है, जिस कारण गैस के अणुओं का वास्तविक दाब आदर्श गैस समीकरण आदर्श गैस समीकरण में दाब से आदर्श गैस समीकरण के लिखना, आदर्श समीकरण के दाब से कुछ कम हो जाता है, के दाब से कुछ कम हो जाता है। इस दाब को संतुलित करने के लिए आदर्श गैस समीकरण में एक अतिरिक्त दाब, दिमाग से लिखना, एक अतिरिक्त दाब स्मॉल p जोड़ना आवश्यक है। स्मॉल p जोड़ना आवश्यक है। अतः आदर्श गैस समीकरण में P के स्थान पर P प्लस P होना चाहिए। ऐसे लिख देंगे, संशोधित दाब बराबर P प्लस P, बीचों बीच में। तो आयतन में संशोधन हो गया, दाब में संशोधन हो गया। अब स्मॉल p का मान सोल्व करना है हमें। हो गया? हाँ, हम कहेंगे प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि अतिरिक्त दाब P निम्नलिखित दो कारकों पर निर्भर करता है। नंबर A जो है वो कहेंगे गैस के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले पात्र की दीवारों
से टकराने वाले देखो इधर दो कारकों पर निर्भर करता है। अब गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल जो कार्य करेगा वो भी घनत्व पर निर्भर करता है, और जो अणु आपस में जो पात की दीवारों से टकरा रहे हैं वो भी घनत्व पर निर्भर करते हैं। यानी कि स्मॉल p जो है वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा घनत्व गुणा घनत्व, दो बार आएगा, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए। अब P अनुक्रमानुपाती घनत्व को जो है वो रो से दर्शाते हैं। रो सुना है नाम ये, रो गुणा रो ऐसा बनता है। जैसे थोड़ा सा P ऐसा मोड़ देते हैं ऐसे करके, रो स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला तुमने देखा होगा, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। अरे ओ महाराज और रुक जाओ बस, इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चल रहा है, तुम बातें करने में लग रहे हो। तुमसे कही थी क्या मैंने? तो पीछे कह रहा था द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। द्रव्यमान होता है m घनत्व रो। हमें घनत्व का मान निकालना है तो भी नीचे आ जाएगा। रो बराबर द्रव्यमान इसके अंदर चला जाएगा बराबर के, द्रव्यमान नियत मान रहे हैं तो ये अनुक्रमानुपाती बन जाएगा। ठीक है, तो घनत्व जो है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब देखो ये बराबर हो गया इसके अनुक्रमानुपाती और ये हो गया इसके, तो हम ऐसे लिख देंगे P अनुक्रमानुपाती रो स्क्वायर। पहले तो ऐसे लिख दो, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका जो वर्ग होगा वो 1/b का वर्ग होगा, है ना। तो इसका वर्ग कर दिया दोनों पक्षों का, तो 1 का तो कुछ होगा नहीं, इसका ही हो जाएगा। तब देखो उधर, तब P अनुक्रमानुपाती P अनुक्रमानुपाती रो स्क्वायर के और रो व्युत्क्रमानुपाती b स्क्वायर के, तो ये सीधा सीधा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा इसके। तो यहाँ आ जाएगा P व्युत्क्रमानुपाती 1/b स्क्वायर के। अब ये अनुक्रमानुपाती हटा देंगे और एक नियतांक लगा देंगे a, ठीक है ना। जहां a नियतांक है जिसे वान डर वाल कहते हैं। वान डर वाल पैरामीटर भी कहते हैं, वान डर वाल स्थिरांक भी कहते हैं। यह आ गया। तब हम कहेंगे देखो, तब संशोधित दाब जो आया था P जो आया था, तो अब P के स्थान पर हम ये लगा देंगे तो P तो यही रहेगा A/b स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया संशोधित दाब। तो दाब भी आ गया हमारे पास, संशोधित दाब, आयतन भी आ गया। इस प्रकार अब हम फाइनली लिखने वाले हैं वान डर वाल समीकरण। तो हम कहेंगे इस प्रकार वान डर वाल समीकरण, और वान डर वाल समीकरण जो वो P + A/b स्क्वायर हो जाएगी और यहाँ b - b हो जाएगा और बराबर RT हो जाएगा। यही वान डर वाल समीकरण है। अब बात आ जाती है n मोल के लिए। यदि मोलों की संख्या n हो तब क्या हो जाएगा? तो तब देखो चेंज हो जाएगा P + A/ और B/n हो जाता है, ऐसा करके। क्योंकि ऐसा होता है, जो कुल आयतन था वो ऐसा कहते हैं ना कि n अणुओं में n अणुओं का आयतन जो वो b है, तो एक मतलब n मोल का आयतन b है, एक मोल का कितना हो जाएगा? तो B/n हो जाता है। तो n मोल के लिए जब निकालते हैं ना तो B/n हो जाता है यहाँ से, और ये n घूम के ऊपर जाएगा। समीकरण तो यहीं आ गई।
अगर n मोल हो तो n की गुणा कहाँ कहाँ होगी वो बताया जा रहा है। b माइनस एक n की गुणा यहाँ हो जाएगी और एक nRT हो जाएगा। ये वो वाली समीकरण बनी है Pb बराबर nRT जो है। तो वन डर वाल समीकरण जो n मोल के लिए होगी ना, तो देखो एक n यहाँ होगा, एक n यहाँ होगा, एक n यहाँ होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये घूम के ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली P प्लस an स्क्वायर b स्क्वायर और b माइनस एन बी ये n मोल के लिए वन डर वाल समीकरण है। लिए वन डर वाल लो जी, ये है। तो कम से कम 2 से 3 पेजों में तुम्हारी वन डर वाल समीकरण जाती है। ये 3 नंबर में आएगी एग्जाम में तुम्हारे, जब आएगी तो यहाँ से पूरा उतारना, तुम्हें ये उतारोगे, ये उतारोगे, तो ये उतारोगे, इतना करना है। देखो शुरू से देखो ना, शुरू था हमारे पास ये आदर्श गैस समीकरण है। पी बी बराबर 1 मोल के लिए RT हो जाएगा। ये आदर्श गैस समीकरण आदर्श गैसों के लिए लागू होती है और आदर्श गैस दुनिया में होती नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है जी। तो फिर कौन सी गैसें होती हैं? वास्तविक गैसें। अब वास्तविक गैसें होती हैं तो वन डर वाल ने वास्तविक गैसों के लिए समीकरण बनाई थी, ना कि आदर्श गैसों के लिए। और क्वेश्चन भी यही आएगा कि वास्तविक गैसों के लिए वन डर वाल समीकरण स्थापित कीजिए, ऐसा करके, या वन डर वाल समीकरण लिखिए। तो इन्होंने जो है इधर तो कोई चेंज नहीं किया, ये 2 चेंज किए। एक तो दाब में संशोधन करा, मतलब दाब में चेंज करा, और आयतन में चेंज करा। क्या करा? अणुगति सिद्धांत जो दिए थे 9-10 पॉइंट लिखे थे तुमने अणुगति सिद्धांत के, उन्हीं के पॉइंट पकड़े। क्या उनमें पहला पॉइंट, पहला दूसरा तीसरा नंबर पर कोई पॉइंट था कि आयतन जो होता है गैसों का, अपना कुल आयतन जो होता है वो इतना छोटा होता है कि कुल आयतन की तुलना में उसे नगण्य ले लेंगे। जैसे कि 1000 होगा तो 0.1 तो उसे छोड़ दो, नगण्य ले लेते हैं। लेकिन ये आए, इन्होंने बोला वन डर वाल ने कि आदर्श गैसों में होता होगा, वास्तविक गैसों में नहीं होता है नगण्य। वास्तविक गैसों के अणु मोटे होते हैं और उनका अपना कुछ ना कुछ आयतन होता है। तो कुछ ना कुछ आयतन होता है, तो तुम जो कह रहे हो उपलब्ध स्थान बी होगा, तो ना बी नहीं होगा। अगर गैस के अणु एक कोने में इकट्ठे करें और वो बी स्थान घेरें, तो जो कुल स्थान बचेगा वो बी माइनस बी बचेगा। तो उन्होंने यहाँ बी माइनस बी कर दिया। फिर बोला उन्होंने क्या कि गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। ठीक है जी। वन डर वाल आए, उन्होंने बोला कि कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है, वो होता होगा आदर्श गैसों में। वास्तविक गैसों में तो आकर्षण बल कार्य करता है, ऐसे करके। ये अणु इधर से खींच रहा होगा, ये इधर खींच रहा होगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ऐसे ये वाला अपने पड़ोसी से खींचेगा। हर कोई चारों ओर से खींच रहा होगा, तो बीच वाले पर तो कोई बल होगा नहीं, क्योंकि चारों ओर से बराबर हो गया। लेकिन जो दिक्पात्र के नज़दीक होते हैं, ऐसे अणुओं पर एक बल इधर से, एक बल इधर से और एक इधर से करेगा, इधर से नहीं होगा कोई बल। तो इसका परिणामी बल फिर शून्य नहीं होगा। जो ये अणु दाब लगाता फिर वो दाब कम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जितने भी अणु पात्रीय दीवारों के निकट थे, अगर सोचो एक एक दाब भी उन्होंने कम करा होगा, तो कुल दाब अगर जो 20 अणु भी होंगे तो 20 दाब कम हो गया होगा, 20 कम हो गया होगा। हम दाब पी भी बराबर मान रहे हैं, सोचो 50 माना पी आदर्श गैस समीकरण में, लेकिन असलियत में पता चला कि वो 20 कम हुआ पड़ा है, वो 30 ही है। तब उस 30 को पूरा करने के लिए एक अलग से अपने पास से एक अतिरिक्त दाब जोड़ना पड़ेगा, और उसे हम अतिरिक्त दाब कहते हैं। वो किन पर निर्भर करता है? वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है और टकराने वाले अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि 2 बार घनत्व हो जाएगा, 2 बार घनत्व हो जाएगा, तो वो स्क्वायर बन गया। स्क्वायर बन गया तो अब यहाँ से कहानी शुरू हो गई। ठीक है जी। क्या हो गई कि घनत्व बन गया, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व होता है। घनत्व के लिए हमने सोल्व कर लिया, द्रव्यमान को इसके अंदर ले गए तो ये अनुक्रमानुपाती बन जाएगा। जैसे अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो कोई नेतांक लगा देते हैं, तो ऐसे ही इसे नेतांक बना दिया तो यह आ गया। तो घनत्व जो है वो 1/, आयतन के बराबर हो गया, स्क्वायर हो जाएगा तो 1/, स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। ठीक है जी। तो ये डायरेक्ट इसके बराबर हो जाएगा, ये हो गया कि पी जो है वो रो के बराबर है स्क्वायर के, और रो स्क्वायर जो बराबर है वो 1/b स्क्वायर के बराबर है। ये उठा के मान हमने यहाँ लगा दिया जहाँ संशोधित दाब किया था स्मॉल पी की जगह, कि पहला वाला दाब तुम्हारा पी है, हमारा वाला जो स्मॉल पी उसके स्थान पर लगा दिया, ये आ गया। अब अनुक्रमानुपाती हटा के एक नया नेतांक लगा दिया, वन डर वाल नेतांक होता है, ये लगा दिया। स्मॉल पी का मान मिल गया, वो हमने इसके स्थान पर लगा दिया। स्मॉल पे पी तो ऐसे ही रहा, स्मॉल पी के स्थान पर a/b स्क्वायर जो हमने सोल्व किया वो निकाल लिया यहाँ। तो बस जी ये संशोधित दाब आ गया। संशोधित दाब आ गया तो ये तुम्हारी आदर्श ये वन डर वाल समीकरण आ गई। दाब के स्थान पर तो दाब आ गया, आयतन के स्थान पर संशोधित आयतन आ गया, दोनों संशोधित है।
और ये हो गया। यहाँ तक लिख दोगे, यही बंडवाल समीकरण है। एन मोल के निकालेंगे तो एन अणुओं से गुणा हो जाती है। गुणा हो जाती है मतलब यहाँ तो बटे में होगा, लेकिन यहाँ आके गुणा हो जाती है। ऐसे इसके इसमें भी गुणा हो जाएगी, इसमें भी गुणा हो जाएगी, तो ये एन अणुओं के लिए आ जाती है। ठीक है जी। एन अणुओं के लिए तब बताओगे जब वो पूछेगा कि एन अणुओं के लिए या एन मोलों के लिए इसके बंडवाल समीकरण ज्ञात कीजिए, तो एन एन से गुणा कर देनी है बस। इसमें भी गुणा हो जाएगी। गुणा वहाँ करनी है जहाँ संशोधन हुआ है, जैसे कि ए में संशोधन हुआ है, यहाँ संशोधन हुआ है, और यहाँ तो एनआरटी होता ही होता है, तो ये एन मोलों के लिए आ गई है। ये बंडवाल समीकरण है। तुम हो तो अपने आप में खुद घनत्व हो यार।